हेलो गाइज, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। आज का हमारा सेशन है बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जो कि है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। काफ़ी रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं। पहले हम लोग पोएट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पोएम जो है उसके पोएट है वॉल्ट विटमैन, हु इज ऑल्सो नोन एज द पीपुल्स पोएट। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीपुल्स पोएट। लोगों का कवि किसको कहा जाता है? तो वॉल्ट विटमैन को। ही इज नोन एज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, तो एक तो रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? अमेरिका से। ऑलराइट, और यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी के बारे में नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के सोच को जो दर्शाता है उसको कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसे कवि थे जो सोसाइटी को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसा सोचता है, कैसे रहता है, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे। अगर आप इनकी बायोग्राफी देखोगे तो आपको काफी इंस्पिरेशनल बायोग्राफी वहां पर मिलेगी। इन्होंने बहुत जगह पर काम किया है, प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, ठीक है। और जब ये अपनी पोएम को पब्लिश कराना चाहते थे तो ऐसा कोई पब्लिशर इनको मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उस समय के हिसाब से इनकी पोएट्री जो थी लोगों को लगती थी कि काफी फूहड़ है, मतलब लोगों को पसंद नहीं आएगा, वल्गर समझते थे लोग। लेकिन बाद में इन्होंने खुद के पैसे से अपने पोएम को पब्लिश कराया और इनको लोकप्रियता भी जो है बहुत लेट से मिली, ठीक है। और इनके जो सारे पोएम का जो संग्रह है वो कहाँ पर है? वो है आपका लीव्स ऑफ ग्रास नाम का एक पर्टिकुलर दिखेगा सेक्शन आपको, उसी में इनके सारे पोएम्स को रखा गया है। और लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है उसी का कुछ हिस्सा है ये पोएम। ऑलराइट, अलग से कोई पोएम नहीं है ये, बल्कि वहां से लिया गया है। शुरू करते हैं हम लोग। पहले थीम समझ लेते हैं, पोएम ओवरऑल है क्या, तब आपको समझने में आसानी होगी। द पोएम फोकसेज ऑन फ्रीडम ऑफ माइंड। ये पोएम किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है फ्रीडम ऑफ माइंड, यानी मस्तिष्क जो है उसकी आज़ादी पर। एंड दैट द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, और किसके बारे में है ये? नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब जो प्राकृतिक स्वभाव जो होते हैं मानव में, उसके बारे में। विच आर प्योर गिफ्ट्स ऑफ नेचर, है ना। मतलब आपका जो स्वभाव है, मतलब आप जो करते हो टास्क, वो राइटर का मानना है या पोएट का मानना है कि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। मतलब प्रकृति ने आपको गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारी चीजें हमें गिफ्ट में मिली, हम सीखते नहीं है बल्कि हमको मालूम रहता है। एंड फार बेटर देन द फैक्ट्स फोर्स्ड बाय द सोसाइटी। और राइटर या पोएट कह रहे हैं कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं, मतलब जो स्वाभाविक काम जो हम लोग करते हैं, वो कहीं ज्यादा बेहतर है उन सच्चाइयों से जो समाज हमें सिखाता है। जो समाज हमें सिखाता है वो तो हम पर लागू कर देता है ना, फोर्स करता है कि तुम्हें यह काम करना है। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे आप हिंदू धर्म को अगर मानते हो या किसी धर्म को अगर आप मानते हो तो आप पर वो चीज फोर्स किया गया है कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि इससे बेहतर है नेचुरल इंस्टिंक्ट। आपका जो मन करता है आप वो करो ना, क्यों सोसाइटी की सुनते हो, ठीक है। अगर वो चीज सही है तो आप अपने मन की करो। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस दैट एवरी वन इज इक्वल बिफोर द डेमोक्रेसी। ये पोएम और एक चीज बताता है कि सभी लोग समान हैं, किसके सामने? डेमोक्रेसी, यानी जहां पे भी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वहां सभी लोग बराबर है। बात सही है। एंड एवरी वन इज फ्री टू एक्सप्रेस, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, एवरी वन इज फ्री टू एक्सप्रेस हीज और हर व्यू। सभी को अधिकार है कि वो अपना व्यू जो है एक्सप्रेस करे, उस पर कोई फोर्स नहीं करे। ऑलराइट, शुरू करते हैं। शुरुआत के 3 लाइन्स क्या कह रहे हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। देखते हैं इसके एनालिसिस। यहाँ पे गिवन है, इन द गिवन लाइन्स द पोएट वांट्स टू शेयर हिज जॉय। इन लाइन्स में कवि जो है वो अपनी खुशी को शेयर करना चाहते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेलिब्रेट का मतलब क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब क्या? कवि अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और हमारे साथ वो खुशी शेयर कर रहे हैं।
ही सेज दैट ही सेलिब्रेट्स हिज लाइफ एंड एंजॉयज एवरी बिट ऑफ इट, है ना। एंड सिंग्स माई सेल्फ कहने का मतलब क्या कि खुद में ही मैं मगन हूं, मुझे किसी सोसाइटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कवि क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी सोसाइटी की जरूरत नहीं। He says that the thoughts or facts in his mind is same as in the readers. कवि कहते हैं कि जो सच्चाइयां या जो विचार उनके मन में है वही जो थॉट्स और विचार हैं जो रीडर्स के मन में भी होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आप ये लाइन देखो, सेकंड लाइन, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये यहाँ से रिलेट कर रहा है, सेकंड लाइन यहाँ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। सेकंड लाइन यहाँ से रिलेट कर रहा है। कवि कह रहे हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो मेरे मन में विचार आते हैं वो तुम्हारे मन में भी विचार आते होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, तो उसका एक्सप्लेनेशन थर्ड लाइन में है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि एज एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी इज सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि जो जिन अणुओं के निर्माण से मेरी रचना हुई है उन्हीं अणुओं के निर्माण से तुम्हारी रचना भी हुई है। तो जो सच मेरे लिए है वही सच तुम्हारे लिए है। मतलब अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आप ये मानने के लिए तैयार रहते हो कि यार जो मैं सोचता हूँ वही सामने वाला सोचता है ना। यहाँ पे हमें ये बचपन से ही सिखाया था, कभी भी जो है इस बात से मना नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने पॉइंट आउट किया, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी कैन से दैट द इंट्रोडक्टरी लाइन्स एक्सप्रेस टू थिंग, हम कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्टरी लाइन यहाँ पे गिवन है वो दो चीजों को बताता है। नंबर वन, द पोएट इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, कि कवि खुश है और संतुष्ट है अपने जीवन से। ये शुरुआत के दो लाइन से आप देख पा रहे हो। सेकेंड क्या कह रहा है, द पोएट वांट्स टू मेक अ रिलेशनशिप विद द रीडर्स सो दैट ही मे एक्सप्रेस हिज व्यूज विद द पर्सनल फीलिंग। इन दो लाइंस में क्या कहा कवि ने कि मैं जो सोचता हूँ वही तुम भी सोचते हो। तो यहाँ पे यू किसके लिए आया है, यू आया है रीडर्स के लिए, हम लोगों के लिए। कवि कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ तुम भी सोचते हो, मतलब वो एक पर्सनल फीलिंग बना रहे हैं, पर्सनल टच दे रहे हैं इस पोएम को, ताकि हम लोग उस पोएम में बिल्कुल घुल जाएं, मिल जाएं और उसको समझे बेहतर तरीके से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखते हैं इसका एनालिसिस। यहां पर अगर आप देखो तो लोफ का मतलब क्या होता है, लोफ का मतलब यहां पर क्या होता है, एक्चुअली LOAF होता है, ठीक है ना। ये आपको ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था लोफ को, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो ये आपको ई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोफ का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, घूमना, यहां वहां घूमना। कवि कह रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, द गिवन लाइन्स हियर एक्सप्रेस द सॉलिटरी मूड ऑफ द पोएट। सॉलिटरी मतलब एकांत, है ना। कवि इस पर्टिकुलर दो लाइन्स में अपने एकांत मूड को व्यक्त कर रहे हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, इसका मतलब क्या हुआ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, यहाँ वहां भ्रमण कर रहा हूँ एकांत में, अपने मन में ही हूँ, मैं मगन हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एंड इनवाइट माई सोल कहने का मतलब क्या, आप अपने सोल को, अंतरात्मा को कब इनवाइट करते हो, जब आप अकेले होते हो। भीड़ भाड़ में आपको, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आप एक्चुअली आपके लाइफ से क्या चाहते हो नहीं पता होता है आपको। तो कभी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और अपनी अंतरात्मा को ढूंढ रहे हैं। इनवाइट माई सोल का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड आफ्टर सम टाइम ही ले डाउन, मतलब लेटना, ऑन द ग्राउंड, एंड ही वॉज सो लॉस्ट इन द थॉट्स दैट ही वॉज बाउंड to observe even the tiny spear of summer grass that he relates with his country. लीन का मतलब क्या होता है, लेट जाना, है ना। कभी भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते होता क्या है कि वो एक पार्क में बैठते हैं और लेट जाते हैं, ऑलराइट। और एक्चुअली काफी डीप पोएम है, मतलब इसके ये अलग अलग पार्ट में है, तो मैं उतना लॉन्ग नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लीन एंड लोफ कहने का मतलब क्या होता है, वो भ्रमण करते करते लेट जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं। और एट माई ईज कहने का मतलब बिल्कुल आराम से, बिना स्ट्रेस के वो जमीन पर बैठे हुए हैं, ग्राउंड पर बैठे हुए हैं। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास का कहने का मतलब क्या, स्पीयर का मतलब तो भाला होता है, तो भाला तो नहीं होता, भाला का मतलब यहाँ पे नहीं है कुछ। स्पीयर ऑफ समर ग्रास कहने का मतलब जो घास होता है उसको उसका नोकीला हिस्सा, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है। अब आप बताओ अपनी जिंदगी में आपने कितनी बार उस घास के सबसे ऊंचे वाले हिस्से को, जो कि थोड़ा नोकीला होता है, उसको महसूस किया होगा आपने? एक भी बार नहीं, है ना। कवि ने क्यों नोटिस किया तब, कवि पागल है क्या? बिल्कुल नहीं। कवि ने इसलिए नोटिस किया
क्योंकि वो एकांत मूड में है। शुरू में कहा था उन्होंने, वो एकांत मूड में है, इसीलिए वो नोट कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सारी चीजों, प्रकृति को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, और उस स्पीयर ऑफ समर ग्रास को वो रिलेट कर रहे हैं किससे? अपनी कंट्री से। मतलब वो छोटा सा घास का तिनका भी उनको लग रहा है कि ये मेरे देश का हिस्सा है। ये कैसे? तो आगे पता चलेगा कि कैसे रिलेट किया उन्होंने। आगे देखते हैं। देखो आप जरा, वो अभी भी ग्राउंड पर ही है वहां पर, और ये सब चीज इमेजिन कर रहे हैं। माई टंग, every atom of my blood formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. यहाँ पे these होगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। These lines show the love and connection of the poet with his country. यह जो गिवन लाइन है, ये पूरा लाइन जो है वो कनेक्शन शो कर रहा है कवि का, किससे? अपने उनके मुल्क से। He says that every atom of his body is the gift provided by his country. वो कहते हैं उनके शरीर का जो भी हिस्सा है, एक एक अणु किसका गिफ्ट है? उनके कंट्री का। बिल्कुल बात सही है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे व्हेन द टाइम्स कम, और कह रहे हैं कि जब समय आएगा तो ये दायित्व बनता है उनका कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, मेरे शरीर का जो भी हिस्सा है वो किससे बना है? यहाँ की मिट्टी और हवा से बना है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ के पेरेंट्स से ही मेरा जन्म हुआ है। और बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट द सेम, और कवि कह रहे हैं कि मेरे माता पिता के पेरेंट्स भी यहीं के थे और उनके पेरेंट्स भी यहीं के थे। तो कवि कहते हैं कि मेरा तो इस देश से इतना लंबा पुराना रिश्ता है, तो जब समय आएगा मैं अपने देश के लिए कुछ जरूर करूंगा। द पोएट, यहाँ पर आप फोकस करो सेकेंड पैराग्राफ। द पोएट फर्दर सेज दैट ही इज फॉर्चुनेट दैट ही इज कैरिंग द लेगेसी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। कवि कह रहे हैं कि मुझे तो गर्व है कि मैं अपने परिवार के लेगेसी को, है ना, जो मेरे एंसेस्टर्स जो करते आ रहे हैं, मैं भी वही करता आ रहा हूँ, इस देश की सेवा करता आ रहा हूँ किसी न किसी रूप में। देश की सेवा करना का मतलब ये तो नहीं होता कि आप सबको आर्मी में ही चला जाए, है ना। बाय कंट्रीब्यूटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, मतलब देश की सेवा के लिए, देश की भलाई के लिए ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस बात का इनको गर्व है। आगे देखते हैं। I now 37 years old in perfect health begin hoping to seize not till death. ये काफी आसान लाइन है समझने के हिसाब से। The poet says that he is 37 years old. आप देख पा रहे हो, I यहाँ पे पोएट को डिनोट कर रहा है। I now 37 years old, कभी कह रहे हैं कि मैं 37 साल का हो गया हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही है। और होपिंग टू सीज, सीज का मतलब होता है रुक जाना, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कभी कह रहे हैं कि मैं अपने देश की सेवा करता रहूंगा। कब तक? जब तक कि मुझे मृत्यु नहीं आ जाती। इतने डेडिकेटेड हैं वो अपने देश को लेकर। क्या कह रहे हैं? द पोएट सेज दैट ही इज 37 years old बट हिज पैशन टू सर्व द कंट्री इज जस्ट द सेम व्हेन ही वाज अ लिटिल बिट यंगर। कभी कह रहा है कि मैं 37 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरे देश के प्रति मेरी सेवा करने की इच्छा वैसी ही है जब मैं थोड़ा सा युवा था। तो जब जितना उत्साह मेरा तब था, अभी भी उतना ही है। He would definitely serve the country till his last breath. वो अपने देश की सेवा करते रहेंगे, डेफिनेटली करते रहेंगे। कब तक? लास्ट ब्रेथ तक। यहाँ पे दिखा हुआ है टिल डेथ, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficient at what they are but never forgotten. इस पर्टिकुलर लाइन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग यही पार्ट है। The poet is expressing his views about religious belief. यहाँ पे जो creeds दिखा हुआ है ना दोस्तों, तो creeds का मतलब यहाँ पर यही है, religious belief। ठीक है, कवि कह रहे हैं अपना व्यू प्रकट कर रहे हो, किसको लेकर? रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विचारों। एंड स्कूल्स का मतलब क्या होता है? स्कूल्स का मतलब यहाँ पर विचार। ठीक है, कवि कह रहे हैं अपना व्यू प्रकट कर रहे हैं धार्मिक विचारों के बारे में, और जो जनरल विचार आते हैं विद इन द सोसाइटी, जो समाज में है वो सारे विचार। द पोएट सेज दैट बोथ ऑफ देम आर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। कवि कहता है कि ये दोनों चीज, यानी धार्मिक मान्यता और जो हमारे विचार हैं वो क्या हैं? सोसाइटी का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है, हम जो सोसाइटी में देखते हैं वही धर्म यूज करते हैं, चाहे बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं।
एंड दे कांट बी फॉरगेटन। कवि कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें सोसाइटी का हिस्सा और उनको भूला नहीं जा सकता। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिशिएंट कहने का मतलब कि अगर आप इतिहास में जाकर देखो, पीछे मुड़कर जब देखते हो तो आप देखते हो कि धर्म जितना भी है या धार्मिक विचार या विचार जितना भी है वो सफिशिएंट है। मतलब हमें और धर्म की जरूरत नहीं है, मुझे और विचारों की जरूरत नहीं है, वो जितने हैं वो सही हैं और उचित है। बट नेवर फॉरगेटन, कवि कहते हैं कि वो जितने हैं वो सही है, बिल्कुल सही है ना। बट दीज स्कूल्स, स्कूल का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका है, विचार एंड क्रीड्स, धार्मिक विचार, गिव द माइंड ऑफेंस। लेकिन कह रहा है, कवि ने कहा ये तो ठीक है कि धार्मिक विचार और मान्यताएं जो होती हैं वो समाज में होती हैं और लंबे समय से हैं और शायद रहेंगी भी, लेकिन ये कवि एक और इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक विचार और मान्यताएं हैं वो माइंड के लिए क्या है, फेंस का काम करती हैं। यानी आपके विचार को जकड़ लेती हैं। आप धर्म के ऊपर सोच नहीं पाते हो, जब धर्म की बात आती है आप बंध जाते हो। अब मोल्ड एक बंधन है वो, जिससे आप निकल नहीं पाते हो। एज टू हाउ दे शुड थिंक, जैसा आपको सोचना चाहिए आप नहीं सोच पाते हो। जब भी धर्म की बात है हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, सोसाइटी को लेकर हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, वहां पे माइंड ब्लॉक हो जाता है हमारा। कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। द पोएट सेज दैट ही पुट देम इन एबियंस। पोएट क्या कह रहे हैं कि वो जो है इन चीजों को, धार्मिक विचारों को और मान्यताओं को वो पर्सनल लेवल पर क्या करते हैं, एबियंस करते हैं, साइड में रखना। एबियंस मतलब साइड में रखना। कभी कहते हैं कि भले ही सोसाइटी में है ये सारी चीजें, लेकिन मैं इनको ज्यादा फॉलो नहीं करता, मैं वही करता हूं जो एक इंडिविजुअल करना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि ये इंडिविजुअलिस्टिक कवि हैं, मतलब एक पर्सनल सोच को दर्शाते हैं, ना कि पूरे सोसाइटी को, ठीक है। किस लिए ऐसा करते हैं और क्यों ये इन चीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं या फिर अलग रखते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं नेचुरल व्यूज। नेचुरल आप कब रहोगे, जब आप अपना सोचोगे। दूसरे के देखकर आप अगर काम कर रहे हो तो फिर आप नेचुरल कहाँ रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। देखते हैं इसका मीनिंग। अब देखो, हार्बर कहने का मतलब क्या होता है। हार्बर कहने का मतलब होता है भ्रमण करना, ठीक है। कवि कहते हैं कि मैं जो है वो अपने देश में जब भ्रमण करता हूँ, यहाँ वहाँ जब घूमता हूँ तो दोनों चीज देखता हूँ। मैं अच्छी चीजें भी देखता हूँ, बुरी चीजें, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने देश में रहो तो सिर्फ आपको अच्छी चीजें देखनी चाहिए या सिर्फ बुरी चीजें, आपको दोनों दिखना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप मतलब प्रैक्टिकल रह के सही गलत का निर्णय ले सकते हो। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, हैजार्ड मतलब मुसीबत। कभी कह रहे हैं कि जब भी देश में कोई मुसीबत आती है तो मुझे यह अधिकार है कि मैं उसके खिलाफ बोलूं या उसके लिए बोलूं अगर वो जरूरी, ठीक है। देखिए एनालिसिस यहां से देखो आप। द पोएट सेज दैट ही फील्स फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। मैंने ऑलरेडी बता चुका है, कवि जो है वो फ्री महसूस करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है इनको। रिगार्डिंग हिज कंट्री, ठीक है। ही सेज दैट ही एक्नोलॉजेज बोथ गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स अबाउट द कंट्री। दोनों चीजें, अच्छी चीजें और बुरी चीजें, दोनों चीजें ये बोलते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। इन द लास्ट लाइन, अब ये देखना आप, इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत नहीं हो। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या, ये बहुत कंफ्यूजन, आप यकीन मानो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। समझो ध्यान से, यहां ये वाला पैराग्राफ आप फोकस करो। इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज दैट नेचर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लास्ट लाइन में कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो शक्ति का या ऊर्जा का एकदम बहुत जबरदस्त भंडार, बिल्कुल सही बात है। एंड हेंस इट मस्ट बी इम्ब्रेस, और इसीलिए हमें उसको अपना लेना चाहिए। प्रकृति को खुद से दूर नहीं करना बल्कि खुद में शामिल करना है। ऐसा क्यों? एज इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ इन अ मच बेटर वे, क्योंकि जब हम प्रकृति को खुद में ढाल लेते हैं तो होता क्या है, हम अपने आप को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप याद करो, कभी जब मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ लाइन्स पहले, कभी जब अकेले भ्रमण कर रहे हैं तो वो क्या महसूस करते हैं, वो छोटा सा घास का तिनका। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद को नेचर के करीब पा रहे थे।
आप जब शांत दिमाग रखोगे, प्रकृति के आसपास रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करोगे। आप प्रसन्न रहोगे तभी तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। आप टेंशन में रहोगे तो रिजल्ट कहाँ से होने वाला है ना। प्रसन्न रहो, मस्त रहो, है ना, पढ़ाई करो तभी तो होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेचर चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब यही है। कभी कहते हैं कि शक्ति का जो बहुत बड़ा स्रोत है वो प्रकृति ही है, और इस सच को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन से दैट द स्पीकर इम्ब्रेसेस द अनप्रिडिक्टेबल। प्रकृति को कोई प्रिडिक्ट कर सकता है क्या? आप बता सकते हो क्या कल कैसा मौसम रहेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। रॉ मतलब कच्चा है ना, एंड पावरफुल फोर्सेज ऑफ नेचर, है ना। कभी इम्ब्रेस करते हैं, अपनाते हैं किसको? नेचुरल, नेचर को, प्रकृति को। द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड है, मतलब नेचुरल वर्ल्ड किसको कहते हो आप? जहां पर लोग प्रकृति से जुड़े हुए। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, मानव विचार, है ना, एंड द पावर ऑफ वंस कनेक्शन विद एवरीवन एल्स। कभी कहते हैं कि अगर कोई पर्सन नेचर के बहुत करीब है, उसमें ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना। ह्यूमन इंस्टिंक्ट किसको कहते हैं? मतलब जो स्वभाव आपका जो है, जो कि आप पर थोपा नहीं गया, आप जो सोचते हो प्रैक्टिकल, है ना। कभी कह रहे हैं कि वो अगर आप में है तो क्या होगा, आपका कनेक्शन दूसरों से ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। न कि सोसाइटी के द्वारा आप पर जो सोच थोपा गया है वो बेहतर नहीं है, बल्कि वो बेहतर है जो आपका स्वभाव है, जो अपना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये पोएम था। थैंक यू गाइस। मैंने लाइन बाय लाइन एनालिसिस कोशिश की है इस बार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करना।